नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार आज फिर से देखने को मिलेगा। दूसरे चरण के प्रचार में बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। बीजेपी के कई दिग्गज चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। आज दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए दूसरे चरण के रण के लिए भी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी अपनी पूरी ताकत आज भी झोंक देगी। 27 साल पुराने किले को बचाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो, चुनावी सभाएं लगातार कर रहे हैं और आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी बीजेपी अपनी पूरी ताकत वोटर्स को लुभाने के लिए, वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए लगा देगी बीजेपी। ये रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक रोड शो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इस रोड शो में भीड़ देखिए, हुजूम देखिए। जहां तक नजर जाती है इस फ्रेम में, वहां पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। रोड शो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उसमें लोगों का हुजूम आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन क्या बीजेपी 27 साल पुराने किले को बचाने में कामयाब होगी? कांग्रेस क्या वापसी कर पाएगी 27 साल बाद, या आम आदमी पार्टी कुछ करिश्मा करके दिखा सकती है? ये बड़ा सवाल है। अहमदाबाद के रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। यहां पर कल रात की तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। इससे पहले परसों रात में 54 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। कल रात की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से महिलाएं और जो तमाम लोग हैं वो सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का अभिवादन किया, अभिवादन स्वीकार किया। अहमदाबाद की कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल भी कुछ इसी तरह का नज़ारा दिखा, परसों की तरह का नज़ारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को देखने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर अभी भी जो क्रेज है लोगों के अंदर वो बरकरार है। तो गुजरात चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की आज रैली रखी गई है। आज गुजरात में हुंकार भरेंगे सीएम योगी भी। कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी चुनाव प्रचार करेंगी। तो दिग्गजों को मैदान में उतारा है बीजेपी ने और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुजरात में चुनावी सभाओं के लिए आमंत्रित किया गया है। और आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने और वोट की अपील करेंगे। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री भी चुनाव प्रचार करते हुए आज फिर से दिखाई देंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे प्रत्याशी। लेकिन उससे पहले बीजेपी अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतार रही है। आज योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी भी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं क्योंकि वहां पर जो प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी की प्लानिंग है, वो उनके ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रमों को रखा गया है। और एक बार फिर से गुजरात जाएंगे योगी आदित्यनाथ और चुनाव प्रचार करेंगे बीजेपी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगी। गुजरात में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज तमाम दिग्गजों को मैदान में बीजेपी ने उतारा है। और अब दिल्ली चुनाव की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली के एमसीडी चुनाव की बात कर लेते हैं। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। एमसीडी चुनाव के मद्देनजर ये छुट्टी की गई है। एमसीडी चुनाव की तैयारियों को लेकर के स्कूलों को बंद किया गया है। 4 दिसंबर को एमसीडी के लिए वोट डाले जाने हैं और जो पोलिंग बूथ है ज्यादातर जगहों पर स्कूलों में बनाए जाते हैं, इसलिए जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें बंद करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। यहां पर एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग कराई जाएगी और वहां पर तैयारियां की जाएंगी।
इसलिए सरकारी स्कूलों को फिलहाल बंद करने का फैसला लिया है। 4 दिसंबर को एमसीडी के लिए वोट जाने हैं। दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन भी स्कूलों को बंद करने का जारी कर दिया था। 5 दिसंबर को ऑनलाइन क्लासेस होंगी, यानी कि अगले दिन भी चुनाव के अगले दिन भी ऑनलाइन क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो सरकार ने जारी किया है, क्योंकि 4 तारीख की वोटिंग के बाद स्कूलों को उस रूप में लाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। जिस रूप में स्कूल चलते हैं वहां पर सरकारी व्यवस्था होगी, वहां पर जो व्यवस्था चुनाव के लिए की जाएगी उस व्यवस्था को हटाने में वक्त लग सकता है। इसलिए एहतियातन 5 दिसंबर यानी कि सोमवार को भी ऑनलाइन क्लासेस चलाने का फैसला लिया गया है और ऑफलाइन क्लासेस उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार यानी कि 6 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। तो दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों को आज बंद रखा गया है। आज छुट्टी की गई है। रविवार के दिन यानी कल एमसीडी के लिए वोटिंग होगी और अगले दिन यानी 5 दिसंबर को भी स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो बच्चे ऑनलाइन मोड में पढ़ाई तो कर पाएंगे, क्लास कर पाएंगे, लेकिन स्कूल जाकर पढ़ाई उम्मीद की जा रही है कि 6 दिसंबर को हो पाएगी और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे एमसीडी चुनाव के और पता चलेगा फिर कि आखिर आम आदमी पार्टी एमसीडी पर भी काबिज हो पाती है या फिर उसका ख्वाब रह जाता है। बीजेपी 15 सालों से तीनों निगमों पर काबिज थी, लेकिन अब एक निगम है एमसीडी, जिसमें 250 सीटों के लिए कल वोटिंग कराई जाएगी। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली में दरअसल 3 दिनों तक का ड्राई डे रहेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमसीडी चुनावों के लिए बंद रहेगी शराब की दुकानें। शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है 3 दिनों तक। दिल्ली में 4 दिसंबर तक नहीं मिलेगी शराब। कल ये आदेश जारी किया गया था। कल, आज और कल ड्राई डे रहेगा दिल्ली में। शराब की बिक्री पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी, रोक रहेगी। 7 दिसंबर को मतगणना वाले दिन भी ड्राई डे रहेगा, ये ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई और इसी चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 3 दिन का ड्राई डे रखा गया है, यानी कि नो अल्कोहल। इस दौरान शराब की बिक्री नहीं होगी, शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, शराब के ठेके नहीं खुलेंगे, लोगों को शराब इन 3 दिनों के दौरान नहीं मिलेगी। लेकिन 7 दिसंबर को जब मतगणना होगी फिर ड्राई डे होगा। और अब बात उपचुनाव की। रामपुर दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रहने वाले हैं। रामपुर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सपा प्रत्याशी आसिम रजा के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। आज थम जाएगा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर और उससे पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा के पक्ष में वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे। तो आज रामपुर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और उससे पहले प्रचार करने के लिए रामपुर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, रामपुर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार करते हुए वो दिखाई देंगे। सपा प्रत्याशी आसिम रजा के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। रामपुर दौरे पर आएंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और चुनाव प्रचार करेंगे। छत्तीसगढ़ के उप सचिव सीएम की उप सचिव गिरफ्तार की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 4 दिन की रिमांड में भेजी गई हैं सौम्या। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। बेनामी संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए, ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी को कई दिनों की बार बार पूछताछ के बाद आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ईडी ने कोयला ट्रांसपोर्टिंग की अवैध वसूली सहित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने पिछले दिनों इनके घर पर छापा भी मारा था, जहां उनके घर बेनामत संपत्ति के दस्तावेज मिले थे। इनके तार जेल में कोयला ट्रांसपोर्टिंग की अवैध वसूली के मामले, जेल में निरुद्ध आईएएस समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी
और इनके भाई लक्ष्मीकांत तिवारी सहित एक अन्य कारोबारी से तार जुड़े होने की बात सामने आई थी। जांच पड़ताल चल रही थी और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री के उप सचिव को गिरफ्तार किया गया है। बेनामी संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद किए गए थे छापेमारी के दौरान। और बिहार के मुजफ्फरपुर में कुढ़नी विधानसभा सीट को लेकर प्रचार प्रसार चल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान उनकी चुनावी सभा में बवाल भी हो गया। सीटीईटी और बीटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश के समर्थकों की मारपीट हो गई। दरअसल सीएम नीतीश कुमार स्टेज पर एक तरफ संबोधन कर रहे थे तो वहीं दूसरे तरफ शिक्षक अभ्यर्थी हंगामा कर रहे थे। वो मुख्यमंत्री शर्म करो के साथ साथ हाय हाय के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान जेडीयू समर्थक अभ्यर्थियों से भिड़ गए और एक दूसरे पर कुर्सी फेंकने लगे। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राजदूत कादिर शाह जयपुर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने जयपुर के प्रसिद्ध आम्रपाली म्यूजियम को देखा। म्यूजियम के डायरेक्टर और स्मॉल इंडस्ट्री के चेयरमैन डॉक्टर राजीव अरोड़ा उनके साथ मौजूद रहे। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राजदूत कादिर शाह और डॉक्टर राजीव अरोड़ा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी दीपक चावला ने। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राजदूत अब्दुल कादिर शाह आज जयपुर आए हैं। जयपुर में आए और आम्रपाली म्यूज़ियम में ना आए तो ऐसा संभव नहीं है। बहुत खूबसूरत ये म्यूज़ियम है। आप तस्वीर में देखेंगे कि शाह साहब जो है म्यूज़ियम के दीदार जो है वो कर रहे हैं, म्यूज़ियम देख रहे हैं। साथ में डॉक्टर राजीव अरोड़ा जी भी है जो म्यूज़ियम के ऑनर है। इसके साथ ही वो चेयरमैन भी है स्मॉल इंडस्ट्री के। सबसे पहले शाह साहब से बात करेंगे। सर, इंडिया आए हैं, जयपुर आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम है। Thank you so much, and thank you so much, Raji, for hosting me today here. And it's very wonderful to see the beautiful museum that Mr. Rajiv ji has put too much struggle to bring it together and keep it not only for today but for the next generation to understand the similarity of the region and also the civilization of the region. Actually, I find it too much similarity between our country and the people, and the designs itself that I just went through was giving me too much positive energy and positive emotions, that how much our culture and our people are engaged from civilization to civilization until now. So thank you so much for coming with us and capturing this wonderful and showing to the people. सर, इंडियन कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज अफगानिस्तान से आए हैं। सबसे पहले तो हिज एक्सीलेंसी अब्दुल कादिर शाह का स्वागत करते हैं हम यहाँ राजस्थान में, जयपुर में, आम्रपाली म्यूज़ियम में। हमारे यहाँ कहा जाता है पधारो हमारे देश, मतलब यू आर वेलकम टू माई सिटी, टू माई विलेज, टू माई कंट्री। सो ही इज़ मोर देन वेलकम हियर बिकॉज हिंदुस्तानी अफ़गानिस्तानी भाई भाई हैं और हमारा कल्चर बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ आ रहा है। बस इस बात को बहुत महत्व समझता हूँ कि व्हेन टूरिस्ट कम्स टू इंडिया, दे डोंट कम टू सी ए 100 स्टोरी बिल्डिंग, दे कम टू सी आवर हिस्ट्री, आवर कल्चर, आवर आर्ट। तो अगर हम अपनी कल्चर के ऊपर गर्व नहीं करेंगे, अपनी हिस्ट्री के ऊपर हम गर्व नहीं करेंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो जो हमारे को जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से 5000 साल से जो कुछ मिला है उसको संजो के रखना है। ये म्यूज़ियम जो है उसके पीछे 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करना, फिर उसको प्रोटेक्ट करना और उसके बाद उसको पॉपुलराइज़ करना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आर्ट और कल्चर को प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें और उसको लोकप्रिय बनाएं। शुक्रिया सर आप दोनों का समय देने के लिए। ये थे राजीव अरोड़ा जी और शाह साहब जो बता रहे थे कि इंडियन कल्चर बेहद अच्छा है। काफ़ी जमकर उन्होंने तारीफ भी की है। सहयोगी उपेंद्र रावत के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झालावाड़ दौरे पर रहे।
जहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की है, चर्चा की है। इसके बाद उन्होंने चवली बॉर्डर पर निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेल स्टेडियम के अंदर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आजादी के बाद में ये राहुल गांधी की सबसे कठिन यात्रा है। यात्रा का भाव देश को एक और अखंड रखना है। सीएम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन देश को एक और अखंड रखा। वहीं राजीव गांधी भी शहीद हो गए। कांग्रेस का एक शानदार त्याग का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपना कारवां लेकर निकल पड़े हैं और साथ में नौजवानों का काफिला भी चल पड़ा है। रोजाना 25 किलोमीटर चलना बहुत कठिन बात है, ये बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर रही है। लोगों में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। और टफ यात्रा है। आजादी के बाद में सबसे कठिन यात्रा ये राहुल गांधी की बनी है जी। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, तो वो भावना यही है कि देश एक रहे, अखंड रहे। जैसे इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, अपनी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जान दे दी, उनका सीना छलनी हो गया तो देश को एक रखा, अखंड रखा, मुकाबला किया आतंकवाद का। राजीव गांधी शहीद हो गए, पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थगित कैसे हो, ये उनकी सोच थी, वो नहीं रहे हमारे बीच में। तो कांग्रेस का एक शानदार त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास रहा है। राहुल गांधी जी उसी को लेकर निकल पड़े हैं, अपना कारवां लेकर। आप देख रहे हो कि 25 किलोमीटर चलना पर डे, साथ में नौजवानों का काफिला चल पड़ा है। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर नगर निगम दफ्तर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब संतराम विश्वकर्मा नाम के एक शख्स जोन 5 की छत से छलांग उसने लगा दी। घायल दुकानदार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर पीड़ित युवक का इलाज किया जा रहा है। सिस्टम की बेरुखी का शिकार बना संतराम पेशे से एक दुकानदार है। बताया जा रहा है कि नगर निगम के अधिकारियों ने संतराम की दुकान सील कर दी है। इसे लेकर पीड़ित दुकानदार नगर निगम जोन 5 के कार्यालय पहुंचा, लेकिन वहां अधिकारियों की नजरअंदाजगी के चलते डिप्रेशन में आ गया और निगम जोन 5 की छत से पीड़ित दुकानदार ने छलांग लगा दी। घायल दुकानदार ने नगर निगम अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि अधिकारियों ने उसे छत से छलांग लगाने के लिए उकसाया था। मामला है कि भैया हमारा मकान टच बाकी था। कहाँ पे? ये आलमबाग कानपुर रोड का। अच्छा। और इन्होंने सुबह 8 बजे करीब दुकान मेरी सील कर दी। किसने सीज की थी? ये अब किसने सी अधिकारी लोग आए होंगे, हम लोग घर ही में थे, हमें पता ही नहीं चला। और उसके बाद जो लोग दुकान खोलने नीचे आए, देखा सील है। हाँ। तो वहाँ पहुँचे नगर निगम कि भैया नगर निगम में चलो हम दिखा दें, हम दुकान खुलवा लें। तो अधिकारी लोग मिले नहीं। अधिकारी लोग 2:30 बजे करीब आए, 2 बजे करीब। और जब वहाँ से आए तो हम हमारे बड़े भाई उनसे मिलने गए। आपके बड़े भाई क्या नाम है? संतराम विश्वकर्मा। आप क्या करते हैं? हमारी भी दुकान है, उनकी भी दुकान है। हाँ, फिर आगे? तो वहाँ पे गए तो अधिकारी कहने लगा भैया पैसा लो। जो बकाया तो बड़े बहन का 2 लाख रुपया अभी हमने दिया है कि 2 महीने में, 2 महीने पहले। ये तीसरा महीना चल रहा था, हम कहाँ से लेकर के आए। वो अधिकारी भाई ने बहुत उनको गाली गलौज की। कौन सा अधिकारी, क्या नाम था उनका? उनका नाम नहीं पता, जोनल अधिकारी। जोनल अधिकारी? हाँ, उन्होंने गाली गलौज के भगा दिया इनको। कौन सा जोन लगता है? ये आलमबाग। आलमबाग जोन 5। जोन 5। और उन्होंने दिया भगाया वहाँ से। और जब भगा दिया तो वहाँ पे जब बड़े भाई हमारे छत की तरफ चले गए, वहाँ पे 2-4 गाड़ी कहीं पहले तो तुम मौज कर रहे थे, पैसे नहीं दे रहे हो, तो भैया जाता है तो तुम कूद जाओ। हाँ। और ये बड़े भाई हमारे डिप्रेशन में बचाए, वो कोई कहते सुनते वो गए वहाँ कूद। अब वो कूद गया, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गया। बागपत के बड़ौत में स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई कन्वेंस नहीं मिलने पर बच्चे ई रिक्शा से स्कूल जा रहे हैं। इसी बीच बच्चों को स्कूल ले जा रहे ई रिक्शा का रेस का तार टूट गया, जिस कारण ई रिक्शा पलटते पलटते बचाए। इसके बाद ई रिक्शा चालक ने के कहने पर ई रिक्शा में सवार बच्चों ने ई रिक्शा को धक्का लगाना शुरू किया। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी बाइट कर। भाई क्या नाम है आपका? अनीश। अच्छा, बच्चों से धक्का क्यों लगवा रहे?
भाई साहब ये बस चुप से ही टूट गया क्या? ये जिससे चले ये इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।